गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बोलती तस्वीर। यह एक ऐसे बुद्धिमान बालक की कहानी है जो अपने स्वर्गवासी पिता से प्रेरणा लेकर एक राज्यसभा में उच्च स्थान प्राप्त करता है। तो आइए अब हम इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। थानेश्वर में महाराज हर्षवर्धन राज करते थे। सम्राट हर्षवर्धन उच्च कोटि के विद्वान थे। वे विद्वानों का सम्मान करते थे। उनकी राजसभा अनेक विद्वानों, गुणवानों, पंडितों व योद्धाओं से सुशोभित रहती थी। यानी कि जो उनकी राजसभा में बहुत से विद्वान, गुणवान, पंडित और जो योद्धा थे वो उनसे सुशोभित रहती थी, मतलब सजी रहती थी। उन्हीं दिनों थानेश्वर की गलियों में एक अनाथ ब्राह्मण बालक घूमा करता था। उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। देहांत मीन्स मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ प्राय बीमार रहती थी। प्राय मीन्स अक्सर बीमार रहती थी। उस उपेक्षित बालक का नाम भी लोग नहीं जानते थे। बालक किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह कभी नाटक मंडली में काम करता तो कभी गीत भजन आदि गा लेता। इसी से जो धन प्राप्त होता उसी से वह अपना और अपनी माता का निर्वाह कर लेता था। निर्वाह मीन्स गुजारा कर लेता था। उसकी पूंजी एक हाथ से बनी हुई तस्वीर थी जो उसके पिताजी की थी। यानी उसके पास केवल एक ही चीज़ थी। वो क्या थी? उसके पिताजी की तस्वीर। इसे वह सदा अपने पास रखता था। एक दिन जब वह बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा कोई श्लोक गा रहा था तो उसी समय सम्राट हर्षवर्धन से सम्मानित कोई पंडित उधर से निकला। यानी किसी पंडित को किसने? सम्राट हर्षवर्धन ने सम्मानित किया था, उसका सम्मान किया था। वह आसपास के लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा था। यानी वह दूसरे लोगों को अपने आप से तुलना कर रहा था, अपने आप को उन सब से श्रेष्ठ मान रहा था। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बालक को घृणा बड़ी दृष्टि से देखा। घृणा मीन्स मतलब उससे किसी गुस्से से देखा, और दृष्टि मीन्स नज़र से देखा और आगे बढ़ गया। अचानक उस बालक को लगा जैसे उसके स्वर्गवासी पिता का चित्र, स्वर्गवासी मीन्स जिसके पिता का देहांत हो गया हो, बालक को लगा कि उसके स्वर्गवासी पिता का चित्र उसे कुछ कह रहा है। उसके पिता उसे आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे। दृष्टि मीन्स नज़र से देख रहे थे और कह रहे थे, तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। रात भर उसे नींद नहीं आई। प्रातःकाल में सुबह उसने स्नान किया। स्नान मीन्स नहाया। साफ कपड़े पहने। उसने संकल्प कर लिया कि वह भी सम्राट की राजसभा में पुरस्कार प्राप्त करके अपने पिता की आत्मा को संतुष्ट करेगा। पुरस्कार मीन्स इनाम, संतुष्ट मीन्स खुश करेगा। उसने क्या संकल्प किया, क्या प्रतिज्ञा की कि सम्राट की राजसभा में पुरस्कार प्राप्त करके अपने पिता की आत्मा को संतुष्ट करेगा। पिता की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करेगा। पुनः मीन्स दोबारा, प्रतिष्ठा मीन्स सम्मान। पिता की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करेगा। बालक एक विद्वान पिता का पुत्र था। वह था भी बुद्धिमान। उचित समय पर उसने राज्यसभा में प्रवेश किया। प्रवेश मीन्स अंदर गया। उचित स्थान चुनकर वह बैठ गया। सभा मंडल में सम्राट हर्षवर्धन स्वर्ण सिंहासन में सोने से बने हुए सिंहासन पर विराजमान थे, बैठे थे। विद्वानों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। यानी उनके चारों ओर विद्वान थे। कोई भी व्यक्ति सभा में अपना प्रश्न पूछ सकता था। उचित समय देखकर बालक हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और अपना प्रश्न पूछने की अनुमति मांगने लगा। अनुमति मीन्स उनसे आज्ञा मांगने लगा। अनुमति पाकर बालक ने सम्राट को प्रणाम किया और बोला, आदरणीय सम्राट की विद्वत सभा में यानी विद्वानों की सभा में मैं यह जानना चाहता हूँ कि बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। अब बालक ने क्या प्रश्न किया? बालक ने पूछा कि मैं आप लोग जो इतने विद्वान बैठे हैं, मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। सभी पंडित आपस में कानाफूसी करने लगे, यानी एक दूसरे से बात करने लगे। भला यह भी कोई प्रश्न हुआ? किसी ने बुद्धि का निवास मस्तिष्क बताया और किसी ने हृदय,
किंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। बालक ने प्रार्थना की, यदि आप मुझे यहाँ बैठने का अधिकार दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। सम्राट ने बालक को सभासद घोषित कर दिया, यानी वो भी सभा का हिस्सा है। बालक ने उत्तर दिया, बुद्धि सदा मनुष्य के होठों पर निवास करती है। कहाँ निवास करती है बुद्धि? मनुष्य के होठों पर निवास करती है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, यदि उचित समय पर उचित बात नहीं कहता तो उसे लज्जित होना पड़ सकता है, यानी उसका अपमान हो सकता है। बालक का उत्तर तर्कसंगत था, यानी बालक का उत्तर क्या था? उचित था। तब बालक ने दूसरा प्रश्न पूछा, विद्वानों आप बताइए बुद्धि खाती क्या है? अब पहला प्रश्न क्या पूछा था कि बुद्धि कहाँ निवास करती है। दूसरा प्रश्न पूछा कि बुद्धि खाती क्या है। एक पंडित बोला, बुद्धि भला क्या खा सकती है? दूसरे ने कहा, बुद्धि भी कोई जीवधारी प्राणी है क्या? पंडितों की बात सुनकर बालक मुस्कुराता मीन्स हंसता रहा। सम्राट आशा भरी दृष्टि मीन्स नज़र से विद्वानों की ओर देखने लगे, मगर सब चुप थे। सम्राट को क्या आशा थी कि ये जो इतने बड़े बड़े विद्वान हैं कोई ना कोई उत्तर अवश्य देंगे, परंतु सभी के सभी चुप थे। तब बालक ने उत्तर दिया, बुद्धि समय खाती है। बुद्धिमान कोई भी जल्दबाजी में कार्य नहीं करता है, पहले वह उस पर अच्छी तरह विचार कर लेता है। जो लोग बिना विचारे जल्दबाजी में कुछ कर बैठते हैं वे मूर्ख होते हैं, उन्हें कोई भी बुद्धिमान नहीं कह सकता। सम्राट सहित भरी सभा ने उस बालक का उत्तर सुनकर दांतों तले उंगली दबा ली। ये दांतों तले उंगली दबा लेना क्या है? मुहावरा। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है दंग रह जाना, हैरान रह जाना। तो उसका उत्तर सुनकर सभी के सभी हैरान रह गए। अब बालक ने तीसरा प्रश्न पूछा, होठों पर रहने वाली, समय को खाने वाली यह बुद्धि क्या पहनती है? पहला प्रश्न क्या था कि बुद्धि कहाँ निवास करती है। दूसरा प्रश्न क्या था? बुद्धि खाती क्या है। अब तीसरा प्रश्न क्या है? बुद्धि पहनती क्या है। बुद्धि का कोई आकार नहीं होता, भला यह क्या पहन सकती है? पंडित लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब बालक के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया तो सम्राट ने कहा, बालक तुम ही उत्तर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी राजसी पोशाक देता हूँ। जो राजा की पोशाक होती है ना, जो राजा लोग पहनते हैं। तो राजा ने क्या कहा कि तुम इसका उत्तर दो, मैं तुम्हें अपनी राजसी पोशाक देता हूँ। सम्राट ने अपने समान राजसी पोशाक उस बालक को पहना दी। अपने जैसी जो पोशाक थी, जो कपड़े थे, वो उस बालक को पहना दिए। राजसी पोशाक में सजकर बालक ने गर्वपूर्वक एक बार बड़ी सभा में दृष्टि डाली। दृष्टि मीन्स नज़र, गर्वपूर्वक मीन्स सम्मान से अपने आप को क्या किया? गर्वपूर्वक समझकर अपने आप को गर्वपूर्वक सभा में दृष्टि डाली। फिर पिता का चित्र सामने रखकर मानो उन्हें वह पोशाक दिखाई। मतलब जब उसने अपनी पोशाक डाल ली तो अपने पिता के चित्र को देखा कि ऐसा लग रहा था कि वह अपने पिता को अपनी राजसी पोशाक दिखा रहा हो। तब विद्वानों के झुके हुए चेहरे को देखकर बोला, आप सब ही देख रहे हैं कि बुद्धि राजसी पोशाक पहनती हैं। एक विद्वान व्यक्ति के लिए विश्व की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ मीन्स ऐसी वस्तु कोई नहीं है जिसे प्राप्त न किया जा सके। सम्राट हर्षवर्धन तथा समस्त पंडित उस बालक को आश्चर्य से देखने लगे, यानी आश्चर्य में हैरानी से देखने लगे। यही बालक आगे चलकर संस्कृत का प्रसिद्ध लेखक और विद्वान बाणभट्ट बना। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे ना, लेखक, क्या नाम था उनका? बाणभट्ट। तो ये वही बालक था जो कि सभा में प्रश्न पूछ रहा था। सम्राट हर्षवर्धन का तो वह घनिष्ठ मित्र बन गया, यानी कि अच्छा गहरा दोस्त बन गया। बाणभट्ट की संस्कृत में लिखी रचनाएं आज भी अत्यंत आदर से पढ़ी जाती है। आपने इस पाठ को पढ़ा, अब आपको इस पाठ को दोबारा पढ़ना है, मात्राओं का उच्चारण करना है और इसका अभ्यास ढूंढने का प्रयास करना है। ओके, थैंक यू।